हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने पिछले दो पार्ट में आपको फिशर के समीकरण के बारे में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत बताया। फिशर का समीकरण क्या था, और उस समय मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत दो विचारधाराएं, एक फिशर की और एक कैम्ब्रिज की। आज हमको अध्ययन करना है कैम्ब्रिज विचारधारा के बारे में, कैम्ब्रिज अप्रोच या कैम्ब्रिज वर्जन। कैम्ब्रिज वर्जन क्या कहता है और फिशर वर्जन ने क्या कहा। फिशर वर्जन में पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को सप्लाई ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया अपेक्षाकृत मांग की। दूसरी चीज़, उनका जो सिद्धांत था वो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच था। कैश ट्रांजैक्शन यानी कि नगद लेन देन दृष्टिकोण, जिसको कि हम विनिमय समीकरण भी कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि मुद्रा की मात्रा जो है वो ट्रांजैक्शन से अफेक्ट करती है, यानी कि जो कुल सौदे होते हैं अर्थव्यवस्था में वो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर, मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण जो है वो कैश बैलेंस यानी कि नगद शेष दृष्टिकोण है। नगद शेष दृष्टिकोण, फिशर का नगद लेन देन और कैम्ब्रिज का नगद शेष दृष्टिकोण। अब कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण क्या कहता है, उसके पहले हम आपको फिशर के बारे में थोड़ा और बता दें। फिशर ने जैसे पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया, उनके पूर्व के अर्थशास्त्रियों ने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर जो काम किया उसमें जैसे धवन जत्ती हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, डेविड ह्यूम हो गए, एडम स्मिथ हो गए, इन लोगों ने जो संबंध बताया वो आनुपातिक संबंध बताया, यानी कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है। यानी कि मुद्रा की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। अर्थात अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी हो जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। साथ साथ मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में इनवर्स रिलेशनशिप बताई, वो भी प्रोपोर्शन में ही बताया, अनुपात में ही बताया कि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो मुद्रा का मूल्य उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। ये तो फिशर का अध्ययन था, फिशर का समीकरण था। नगद शेष दृष्टिकोण ये कहता है कि जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर कुल मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि मुद्रा की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसको जनता अपने पास नगद रूप में रखना चाहती है। किस रूप में? नगद रूप में, कैश के फॉर्म में, या होल्ड करना चाहती है। तो नगद शेष दृष्टिकोण उस मुद्रा की मात्रा को लेता है जो नगद रूप में जनता अपने पास रखती है, ना कि कुल मुद्रा की मात्रा को। और फिशर ने टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को अपने समीकरण में सम्मिलित किया है। तो फिशर का समीकरण क्या था, जैसे हम जानते हैं PT इक्वल टू MV। बाद में उन्होंने इसमें एक एड ऑन किया M-V' को, जो कि साख मुद्रा का भाग था। MV/PT बाद में यही मूल समीकरण बना, इस चीज को हटा दिया गया, PT इक्वल टू MV। तो ये तो फिशर का समीकरण है। नगद शेष दृष्टिकोण के अंतर्गत मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स आते हैं। पहले हम समझ लें कि कैम्ब्रिज विचारधारा किस लिए फेमस हुई, क्योंकि मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन एंड कीन्स, इन अर्थशास्त्रियों ने
क्वांटिटी थ्योरी यानी मुद्रा का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया, उसी के आधार पे कैम्ब्रिज विचारधारा निकल के आई। इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही ये सारे अर्थशास्त्री रिलेट करते थे, तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम भी कैम्ब्रिज सिद्धांत या कैम्ब्रिज अप्रोच के नाम से फेमस हो गया। अब यहाँ नगद की बात की गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरल प्राइस लेवल को कुल मुद्रा की मात्रा इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि नगद जो जनता अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखती है वो इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 वास्तविक आय है या टोटल वार्षिक आय है, उसका एक व्यक्ति अपने पास 10% नगद रूप में रखता है, यानी कि 1000। तो यही 1000 जो है ये कीमत स्तर को प्रभावित करेगा और मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करेगा, ना कि ये। इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे मुद्रा की मांग अगर बढ़ेगी तो वह कम होगा, कीमत कम होगी, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मुद्रा की मांग कम हो जाती है तो वह बढ़ जाएगा, कीमतें भी बढ़ेंगी और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जैसा हम जानते हैं मुद्रा की मांग अगर है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और लोग खर्च करेंगे, लेकिन अब इसी में आपको एक प्रमुख अंतर फिशर का और कैम्ब्रिज वर्जन का निकल के आएगा। यहाँ वे कम हो रहे हैं, कीमतें कम हो रही, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, जबकि मुद्रा की मांग बढ़ी हुई है। तो डिमांड फॉर मनी जो है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में, फिशर ने नगद लेन देन की बात की, यानी कि जो डिमांड फॉर मनी होती है वो किस लिए होती है? नगद लेन देन के लिए होती है, लेन देन के लिए, विनिमय के लिए होती है, ट्रांजैक्शन के लिए होती है। लेकिन कैम्ब्रिज ने बताया कि मुद्रा की जो मांग होती है वो सिर्फ नगद लेन देन के लिए नहीं होती है, वो संचय के लिए भी होती है। किसके लिए? संचय, स्टोर के लिए। लोग पैसा होल्ड रखना चाहते हैं अपने पास, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको व्यय कर से अपना काम चला सकें। तो यहाँ पे मुद्रा की मांग किस लिए की जा रही है? संचय के लिए, इसीलिए व्यय कम हो रहा है और कीमतें भी कम होंगी। जब खर्चे कम होंगे तो कीमत भी कम होगी, क्योंकि लोगों की डिमांड जब कम होगी तो कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी, और जब कीमत कम होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है जब कीमत कम होती है, जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था, क्रय शक्ति। दूसरी तरफ अगर मुद्रा की मांग कम हो जाती है तो वह बढ़ जाएंगे। इसका मतलब लोग खर्च करना चाहते हैं, व्यय करना चाहते हैं। जब व्यय करेंगे डिमांड्स बढ़ेंगी, कीमतें भी बढ़ेंगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कैम्ब्रिज और फिशर दृष्टिकोण का एक प्रमुख अंतर है। अब एमएस सप्लाई ऑफ मनी एक निश्चित समय बिंदु की बात की गई। कैम्ब्रिज समीकरण में एक निश्चित समय बिंदु की बात की गई, और फिशर के समीकरण में समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, और यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम। तो समय अवधि और समय बिंदु में अंतर होता है। समय अवधि एक लंबा काल होती है या हो ज़्यादा समय हो, और समय बिंदु एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक छोटा अल्पकाल की बात की गई। इसीलिए फिशर के समीकरण में जो कि समय अवधि को लेता था,
उसमें v को लिया गया, वेलोसिटी को, मुद्रा के प्रसरण वेग को भी कुल मुद्रा की मात्रा में सम्मिलित किया गया। और यहाँ पे चूंकि समय बिंदु की बात की गई, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई, एक छोटे समय की बात की, इसलिए v को यानी वेलोसिटी को महत्वहीन समझा गया। इनके समीकरण में v को सम्मिलित नहीं किया गया। एक प्रमुख अंतर ये है। md, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिमांड फॉर मनी किस लिए? सिर्फ नगद लेन देन के लिए नहीं है। किसके लिए? संचय के लिए है, स्टोर के लिए। तो md जो है सिर्फ नगद लेन देन के लिए नहीं होता है, संचय या स्टोर के लिए भी मुद्रा की मांग होती है। तो ये फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर है। अब कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में जो मार्शल और पिगू है, उसमें हमको आज दो लोगों को बताना है, दोनों लोगों के समीकरण के बारे में बताना है। मार्शल का जो समीकरण है वो क्या है? m इक्वल टू के वाई प्लस के डैश ए। ये तो इनका मूल या प्रारंभिक समीकरण है, जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया, आय भाग और संपत्ति भाग। आय भाग क्या है? के वाई है, और संपत्ति भाग के डैश ए है। अब m का मतलब हो गया मुद्रा की मात्रा या मांग, k का मतलब हो गया मुद्रा का वह भाग, कुल मुद्रा का वह भाग जो नगद रूप में रखा जाता है। y है मौद्रिक आय या वास्तविक आय, के डैश और ए। के डैश है संपत्ति का वह भाग जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है। और ए क्या है? संपत्ति का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट का वह भाग के डैश है जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है, नगद के रूप में रखा जाता है। बाद में मार्शल के अनुयायियों ने संपत्ति भाग को नगद में मान के हटा दिया और मूल समीकरण m इक्वल टू के वाई ही रह गया। अब यहाँ पे k और y पीओ यानी कि O फॉर उत्पादन की मात्रा और P कीमत स्तर, यानी कि y में कीमत स्तर उत्पादन की मात्रा का अगर पीओ को मल्टीप्लाई करते तो y हमारा निकल के आया था। तो एक नया रूप निकल के आएगा समीकरण का m इक्वल टू के पी ओ। लेकिन इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। y को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आया? पीओ। तो हमने नया समीकरण का रूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ m इक्वल टू के पी ओ। अब अगर हमको कीमत स्तर निकालना है मार्शल के समीकरण में, तो P इक्वल टू एम अपॉन के वाई करके हम कीमत स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्राइस लेवल क्या है। P इक्वल टू एम अपॉन के वाई। उसी प्रकार अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है, यानी एक इकाई मुद्रा का मूल्य निकालना है, तो P इक्वल टू के वाई अपॉन एम करके हम एक इकाई मुद्रा का मूल्य निकाल सकते हैं। अब ये तो मार्शल का समीकरण है। इसके बाद पिगू ने मार्शल के समीकरण को थोड़ा रिवाइज किया, थोड़ा आगे बढ़ाया और पिगू का समीकरण निकल के आया P इक्वल टू के आर अपॉन एम या P इक्वल टू एम अपॉन के आर।
P इक्वल टू के आर अपॉन एम, ये मूल्य मुद्रा के मूल्य को बताता है और ये कीमत स्तर को बताता है। अब यहां पे R क्या है? वास्तविक आय, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। K वही है, M वही है, P वही है जो मार्शल के समीकरण में था, तो कोई चेंज नहीं। लेकिन पीगू ने भी अपने समीकरण में कुछ चीज़ों को ऐड किया, जैसे मुद्रा के रूप में उन्होंने साख मुद्रा या बैंक मुद्रा को इंक्लूड किया। तो उनका नया समीकरण निकल के आया क्या? P इक्वल टू के आर अपॉन एम सी प्लस एच 1 माइनस सी। अब ये भाग जो था ये बैंक मुद्रा थी, जिसमें सी को हमने क्या कहा? जनता के पास नगदी, और 1 माइनस सी क्या है? बैंक जमा, और एच क्या है? बैंक जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास नगदी के रूप में रखते हैं। तो H क्या है? बैंक जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास नगदी, बैंक भी अपने पास कुछ मुद्रा नगद के रूप में रखते हैं। किस लिए? CRR या SLR के लिए, कैश रिजर्व रेशो या SLR के लिए, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के लिए। तो ये परिवर्तित समीकरण है किसका? पीगू का। लेकिन बाद में पीगू महोदय ने भी, या पीगू महोदय के बाद आने वाले लोगों ने भी इसको साख मुद्रा को वास्तविक मुद्रा का ही एक भाग मान करके इसको निकाल दिया, और मूल समीकरण उनका P इक्वल टू के आर अपॉन ही रह गया। अब P इक्वल टू के आर अपॉन एम, यहाँ पे ये मुद्रा के मूल्य को डिनोट करता। अगर हमको कीमत स्तर निकालना है तो हम क्या करेंगे? P इक्वल टू एम अपॉन के आर करके कीमत स्तर को निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार हमने कैम्ब्रिज समीकरण और फिशर के समीकरण में कुछ अंतर बताए आपको, और कैम्ब्रिज समीकरण के अंतर्गत मार्शल और पीगू के समीकरणों का अध्ययन किया। अब आगे अगले चैप्टर में हम आपको कीन्स के समीकरण के बारे में बताएंगे। कीन्स ने कैम्ब्रिज संप्रदाय के अंतर्गत रह करके अपने समीकरण में किन चीज़ों को लिया है और क्या बदलाव किया है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत। दैट्स ऑल।